नमस्कार साथियों, आप सबका स्पीच वीडियो क्लासेस पे स्वागत है। आज दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है, वो है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। दोस्तों, ये समस्या किसी विशेष एक देश की नहीं है, ये समस्या पूरे विश्व की है। आज हम इसी के संदर्भ में बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज के कारण क्या है, इसके इफेक्ट क्या हो रहे हैं और इसके फ्यूचर में इफेक्ट क्या होंगे। इसको कंट्रोल करने के लिए आज दुनिया के देश क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि कभी बेमौसम बारिश, कहीं बाढ़, कहीं इतना ज़बरदस्त तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। साइक्लोन्स काफ़ी आ रहे हैं, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं उनकी बर्फ़ लगातार पिघलती जा रही है, ग्लेशियर टूट रहे हैं। ये सब इफ़ेक्ट हैं, ये क्लाइमेट चेंज के अंदर आ रहे हैं। दोस्तों, हम आज बात करते हैं सबसे पहले हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसका रीज़न क्या है। आज पूरी दुनिया लगभग 200 साल से डेवलपमेंट की ओर बढ़ रही है। जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दुनिया के अंदर हुआ है, उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसियाँ और अपने आप को डेवलप्ड बनाने के चक्कर में प्रकृति का काफ़ी हनन हो रहा है। आज इन्वायरमेंट के अंदर जो ग्रीन हाउसेस इफेक्ट है वो पिछले 50 सालों से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और यूनाइटेड नेशन की काफ़ी ऐसी संस्थाएं हैं जो दुनिया को इस चीज़ का आगाह कर चुकी हैं कि अगर हमने ग्रीन हाउसेस इफेक्ट, CO2 एमिशंस को नहीं रोका, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को नहीं रोका, तो 2030 तक हमारी जो धरती का औसतन तापमान है वो लगभग 3 डिग्री बढ़ जाएगा। अगर औसतन तापमान 2030 तक 3 डिग्री बढ़ जाता है तो हमारे ग्लेशियर्स की जो बर्फ़ है, ग्लेशियर्स का 1/3 पार्ट है, वो पिघल जाएगा। और हमारे दुनिया के छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, आइलैंड जो टापू हैं, वो पानी में डूब सकते हैं। तो दोस्तों, सीधा सा खतरा आज हमें दिखाई दे रहा है। अभी तक जो इंडस्ट्रियल एवरेज टेम्परेचर की बात करें, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन के कारण वो लगभग हमको 2030 तक आगे 3 डिग्री नहीं बढ़ने देना है। कोशिश ये है कि पूरी दुनिया की उसको हम 1.5 तक ही रखें। उसका इफेक्ट हम पूरी दुनिया में अलग अलग तरीकों से देख पा रहे हैं। ग्रीन हाउसेस इफेक्ट का अगर हम देखें, CO2 इसमें सबसे मेन कारण है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन गैस है जो हमारी ओजोन लेयर को इफेक्ट कर रही है। दूसरी चीज़, जो ग्रीन हाउसेस लेयर जो बन रही है उससे भी हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज अब धरती पे सीधे आने लगी हैं, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउसेस इफेक्ट, CO2 के कारण जो हमारी ओजोन लेयर थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। जो ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती थी, इसलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हम लगातार डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। इसके कारण भी क्लाइमेट चेंज पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। हमें ये जानना चाहिए कि पेड़ सिर्फ छांव नहीं देते हैं, वो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग या इंडस्ट्रियां जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो ऑब्जर्व भी करते हैं। अगर हम पिछले 2-3 सालों की बात करें तो हम देखते हैं कि 2019-20 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बहुत भयंकर आग लगी। बिलियन जो एनिमल्स थे वो मर चुके थे, ये एक डाटा बताता है। यानी इतने करोड़ों जीव उस जंगल की आग में झुलस चुके थे। ये जंगलों में लगातार आग लगना, हमारे जंगल धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। अगर हम बात करें अमेज़न रेन फॉरेस्ट की,
जो दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है और एक बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया को ऑक्सीजन दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑब्जर्व कर रहा है, उसके अंदर भी हर साल आग लगती जा रही है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण पानी की कमी आ रही है और फ्यूचर में ऐसा होगा, अगर टेम्परेचर यूं ही बढ़ता गया तो हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है, फसलों का उत्पादन है, वो बहुत नीचे आ जाएगा और पीने के पानी की समस्या भी हमें झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए दुनिया की काफ़ी संस्थाएं लगी हुई हैं, काफ़ी पैनल बने हुए हैं। यूएनओ का जैसे आईपीसीसी पैनल है, जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये भी काफ़ी दिनों से दुनिया को सचेत करता आ रहा है। 1992 में रियो जो जनेरो के अंदर अर्थ समिट हुआ था, उसके अंदर भी ये टारगेट रखा गया था कि हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोकें। फिर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ जो 1997 के अंदर साइन हुआ 192 कंट्रीज के द्वारा, और फिर उसको एक्सेप्ट करने में काफ़ी साल लग गए। 2005 तक वो कम्प्लीटली एक्सेप्टेड हुआ। उसके बाद 2000 हुआ। पेरिस एग्रीमेंट में भी लगभग 192 के आसपास कंट्रियों ने पार्टिसिपेशन किया था और उन्होंने एक शपथ ली थी कि हम क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट और CO2 को कंट्रोल करने का काम हम करेंगे। पर इसमें जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं, अमेरिका जैसी, वो पीछे हट चुकी हैं क्योंकि वो कहती हैं कि हम हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसियां हम चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं कि दुनिया का सबसे जो ज़्यादा कार्बन एमिशन करता है वो चाइना और अमेरिका कर रहा है। वर्ल्ड का टोटल लगभग 30% जो कार्बन एमिशन वो चाइना करता है, अमेरिका 15% के आसपास करता है और इंडिया लगभग 7% के आसपास करता है। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसियां हैं और जो काफ़ी ऐसे कंट्री हैं जो अंडर डेवलपिंग हैं या डेवलपिंग हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है पैसे की, क्योंकि उनके पास ऐसे अत्याधुनिक साधन नहीं हैं, मशीनरीज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो कार्बन एमिशंस को कम कर सकें, प्रोडक्शन के अंदर, इंडस्ट्रियल के अंदर टेक्नोलॉजी ला सकें। उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाएं हैं, उनको उन देशों की मदद करनी होगी कार्बन एमिशन कम करने के लिए, ताकि वो इंडस्ट्रियल फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजी ला सकें। दोस्तों, भारत ने भी क्लाइमेट चेंज पे बहुत अच्छा काम किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्लाइमेट चेंज को लेके पूरी दुनिया को लीड किया है। उन्होंने यूएनओ में भी जाकर कहा कि हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है विश्व की, वो क्लाइमेट चेंज है और हमको सबको मिलकर इस समस्या का समाधान करना जरूरी है। और भारत आज रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। लगभग 1.5 लाख मेगावाट के तकरीबन जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर रहा है। इतनी कैपेसिटी रखता है भारत, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। और भारत ने 2030 तक का टारगेट रखा है कि जो कैपेसिटी हमारी है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने की, क्रिएट करने की, उसको हम 3 गुना बढ़ा देंगे और 2050 के आसपास हम जीरो कार्बन पॉलिसी पे काम करेंगे। दोस्तों, दुनिया का जो टारगेट है, जो पेरिस एग्रीमेंट में हुआ था कि 2030 तक जो एवरेज टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेल्सियस को रोकना है। यानी 3 डिग्री सेल्सियस अगर एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है अर्थ का, उसको रोकना है। परंतु ये इतना आसान नहीं है दुनिया के लिए, क्योंकि उसके लिए
काफ़ी सारा प्रयास पूरी दुनिया के देशों को करना होगा, काफ़ी सारा कार्बन एमिशन इनको रोकना होगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसियाँ काफ़ी सारी चेंज करनी होंगी। इंडिया ने भी अब, अगर इंडिया में अगर कार्बन एमिशंस की बात करें तो इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी जो क्रिएट की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, उसमें 70% कोल का यूज़ होता है, यानी 70% इलेक्ट्रिसिटी हमारी कोयले से पैदा होती है। फिर उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से तैयार की जाती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो फ्यूल यूज हो रहा है, पेट्रोल डीजल, वो भी कार्बन एमिशन को बढ़ा रहा है। इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि सर्दियों के अंदर हालत ऐसे हो जाते हैं दिल्ली जैसी सिटियों के अंदर तो कि हमें ऑड इवन की पॉलिसी लागू करनी पड़ रही है। शहरों के लोगों को रात को तारे नहीं दिखाई देते, इतना पोल्यूशन रहता है। और क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट बायोडाइवर्सिटी पे बहुत बुरी तरीके से पड़ा है। हमारी धरती के अंदर काफ़ी ऐसी स्पीसीज हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं। उसमें काफ़ी बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, काफ़ी ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं जिनकी स्पीसीज ख़त्म हो चुकी हैं, और कई अभी रेयर हैं, ख़त्म होने वाली। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि डेवलप जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फॉर्मूला पूरी दुनिया का है, वो तभी सक्सेस होगा जब हम नेचर को बचाने की कोशिश करेंगे। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट इंडिया जैसे देशों पे ही पड़ेगा, और जो गरीब देश उन पे पड़ेगा। जो खाने की जो चीज़ें हैं हमारे लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, उनके रेट हाई हो जाएंगे, और धीरे धीरे बीमारियां बहुत ज़्यादा पैदा होने लगेंगी। ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट सिर्फ इंसानों पे पड़ रहा है, इसका इफेक्ट धरती के ऊपर करोड़ों जीवों पे पड़ रहा है, और इसमें मुख्य कारण ह्यूमन बीइंग ही है। लगातार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डिफॉरेस्टेशन इनको बढ़ावा दे रहा है। भारत के अंदर सरकार ने कुछ काम किया है, जैसे नीति आयोग ने एक और नेशनल एनर्जी पॉलिसी पे काम करने का मन बनाया है, और वो 2030 तक उसको पूरी तरह लागू कर देंगे। छोटी छोटी चीज़ों पर भी भारत ने प्रयास करने की कोशिश की है, जैसे कि उज्ज्वला योजना है। उसका मेन मोटिव यही है कि जो हम घरों में लोकल फ्यूल जो यूज़ करते थे, लकड़ियाँ जलाते थे, कंडे जलाते थे, उससे काफ़ी पोल्यूशन होता है। तो अब एलपीजी सिलेंडर्स यूज़ होने लगे तो उस पोल्यूशन को कम करने में हमें मदद मिलेगी। ऐसी पॉलिसियाँ ही फ्यूचर के लिए कार्बन एमिशन को रोकने में फ़ायदेमंद होंगी। इंडिया अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरफ काफ़ी बढ़ रहा है। काफ़ी कंपनियां इस पर रिसर्च कर रही हैं, काफ़ी कंपनियों ने अपने व्हीकल रोड पे उतार भी दिए हैं, और दुनिया में ऐसे काफ़ी ऐसे कंट्री हैं जो लगभग 70 से 80% अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में हमारी भी सहभागिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम में हर इंसान पर्सनल व्हीकल यूज़ कर रहा है जिसमें पेट्रोल डीजल डल रहा है, उससे भी कार्बन एमिशन काफ़ी हो रहा है। दूसरी चीज़, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में व्हीकल्स के अंदर भी गवर्नमेंट के इंजन थे B2, B3, BS3, उन इंजन्स को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। वो काफ़ी पोल्यूशन करते थे। अब BS6 जो इंजन है वो काफ़ी फायदेमंद है व्हीकल्स के अंदर। क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोकने के लिए दुनिया के हर व्यक्ति को साथ आना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे, हमें स्पीसीज को बचाना होगा, हमें ऑर्गेनिक तरीकों की तरफ बढ़ना होगा, तभी हम दुनिया को एक भारी विनाश से बचा सकते हैं। जरूर लगाइए, क्योंकि धरती को बचाना बहुत जरूरी है। जय हिंद।